हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि हमारा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पर होने वाला है। तो अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की या फिर पीजीआई चंडीगढ़ जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कर रहे हो या किसी भी अदर एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो ये जीके क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने टारगेट किए बेसिकली एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ को लेकर टारगेट किए। अगर आप किसी और बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहां पर जीके पूछा जाएगा, तो उस सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो जीके की सीरीज है उसका पार्ट 2 होने वाला है। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको चंद्रयान के बारे में बताया था, क्योंकि चंद्रयान पिछले साल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमेशा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे टॉपिक्स को जरूर कवर करता है जिसमें आपकी कंट्री का रोल सबसे ज्यादा रहा हो। तो आपको पता है कि चंद्रयान हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, तो वहां से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जरूर देख लेना इस वीडियो को खत्म करने के बाद। ठीक है, तो अब जो हम सेकंड यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो है हमारा, एक तो हम इजराइल हमास वॉर के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज इजराइल हमास वॉर जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है, और उसके बाद हम जो है अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स अभी 2024 में रिसेंटली दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो इस पूरी वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखना। तो लाइक अगर आप जो है ये सारी जो मैं आपको लेक्चर्स करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर आप इनको कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि भाई इसमें से आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको जरूर फॉलो करते रहिए, बिकॉज आपके लिए एक एक दो मार्क्स भी अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं तो वो भी आपकी सीट बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट कि नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, तो जो कैंडिडेट एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर भी उनका सीबीटी का जो एग्जाम होगा वहां पर भी आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपके इंटरव्यू में भी हो सकता है इनमें से कोई ना कोई टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करवा लिया जाए। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, इजराइल हमास वॉर जो है वो इसमें हम देखेंगे। बाकी इससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर भी काफी चला है, बट ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर अभी थोड़ा पुराना टॉपिक हो चुका है, बिकॉज वो 2022 से चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया यूक्रेन वॉर से कोई क्वेश्चन आ सकता है। इजराइल हमास वॉर जो है वो अभी रिसेंट का टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। बाकी अगर आपको इजराइल हमास वॉर में मतलब इंटरेस्ट है तो आप कोई भी जाके वीडियो वगैरह देख सकते हो उसके बारे में, जिसमें आपको पूरा समझाया गया हो कि ये वॉर क्यों हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे क्या रीजन रहा वॉर का। ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही हम डिस्कस करेंगे। तो इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड पहला जो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है वो किसने कंडक्ट करा था। ठीक है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड तो ये हमास ने करा था। अब मैं आपको इजराइल हमास वॉर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ एक्चुअली में ये वॉर क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और किन किन के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो देखो, आपको पता होगा जहां अभी इजराइल कंट्री है वहां पर क्या होता था, पहले पैलेस्टीन होता था। ठीक है, मतलब ये था कि पैलेस्टीन पूरा एक कंट्री था। उसके बाद धीरे धीरे जो जूइश पीपल थे, देखो यहाँ पर भी क्या है कि दो कम्युनिटीज के लोगों में आपस में जो है ये जंग लड़ी जा रही है। एक आपके जूइश लोग हैं और एक आपके इस्लामिक पीपल है। तो इस्लामिक पीपल जो है पहले उनका राज होता था, पैलेस्टीन पूरी उनकी कंट्री होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब जूइश लोग आए तो उन्होंने अपना किंगडम जो है पूरा फैला दिया। ठीक है, अब क्या है कि जूइश लोगों की डोमिनेंसी है, जिसको इजराइल कंट्री का नाम दे दिया गया है। तो अब पैलेस्टीन जो पहले पूरा देश था जिसका कब्जा अब इजराइल का हो गया है, मतलब जिस पर कब्जा इजराइल का हो चुका है, तो इजराइल ने डोमिनेंसी क्रिएट कर लिया और अब जो पैलेस्टीन है वो थोड़ा सा बचा रह गया है, यानी कि जितने भी पैलेस्टीनियन लोग थे उन लोगों को सबको एक किनारे पर कर दिया गया है। ठीक है, तो वहीं पैलेस्टीन में से एक ग्रुप है। ठीक है, एक जो है यहाँ का इनका एक मिलिट्री ग्रुप है जिसको हमास के नाम से जानते हैं। तो हमास क्या करता है, पैलेस्टीन के सपोर्ट में इजराइल के अगेंस्ट जाके अटैक करता है, सो दैट कि इजराइल के जो मतलब इजराइल जो भी उनके ऊपर अपनी कार्यवाही करता रहता है, तो इजराइल के अगेंस्ट क्या करता है, हमास अपना अटैक करता है। तो यही कुछ अटैक वगैरह जो है अभी कुछ टाइम पहले 6-7 महीने पहले काफी ज्यादा जो है सीरियस हो गया था। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कंटिन्यूस लड़ाइयां चल रही थी, इजराइल की तरफ से भी जो है यहाँ पर आपकी फायरिंग वगैरह की जा रही थी। ठीक है, और आपके एक्सप्लोजिव्स वगैरह डाले जा रहे थे, और इसी तरीके से हमास की तरफ से भी किया जा रहा था। तो इसी वजह से ये जंग दोबारा से इसमें चिंगारी लगी, और बार बार इसमें चिंगारी लगती रहती है। लेकिन अभी ये जो चिंगारी लगी है हाल ही में, ये इतनी ज्यादा भड़क गई थी कि इसमें हजारों लोगों की जाने गई है। ठीक है, तो इसलिए ये वॉर के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो ये हमास ग्रुप की वजह से, हमास ग्रुप की तरफ से जो चलाया गया था, और ये इजराइल के अगेंस्ट हुआ था, यानी कि इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमास ने जो अपना ऑपरेशन
ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था अल अक्सा फ्लड। और इजराइल ने जो उसके डिफेंस में या उनको अटैक करने के लिए, हमास लोगों को या फिलिस्तीन पर अटैक करने के लिए जो अपना ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑपरेशन किसने चलाया है, हमास ने, इजराइल ने, कौन कौन से ऑपरेशन चलाए हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने भी एक ऑपरेशन अब स्टार्ट किया था इजराइल से अपने भारतीय लोगों को बचाने के लिए, यानी कि जो भारतीय लोग वहां पर वॉर के टाइम पे फंसे हुए थे उनको सेफली इंडिया पहुंचाने के लिए इंडिया ने भी अपना एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। तो ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एम्स क्या करता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो मतलब ज्यादा नहीं पूछता जिसमें बाकी कंट्रीज का रोल ज्यादा हो, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा हो, ठीक है। जहां पर उसको लगता है कि इंडिया का नाम आ गया है तो वो टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खाली एम्स की बात नहीं, बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो यहां पर इंडिया का जो रोल था इजराइल हमास वॉर में वो ये था कि भाई इजराइल से भारतीय लोगों को बचाने के लिए जो इंडिया ने अपना ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन अजय। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, I2U2 ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है किन 4 देशों का ग्रुप है ये, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा G20 20 देशों का ग्रुप है, अब 20 नहीं है, अब तो काफी सारे हो चुके हैं क्योंकि उसमें आपका बाकी एक यूनियन भी जुड़ चुकी है, ठीक है, कंट्रीज की। और इसी तरीके से I2U2 होता है, G7 होता है, G5 होता है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग कंट्रीज होती हैं, सार कंट्रीज हो गई, ठीक है। तो I2U2 जो है ये किन कंट्रीज का ग्रुप है, इंडिया, इजराइल, UAE एंड US, ठीक है। तो इंडिया का हो गया, इजराइल का हो गया और UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 4 कंट्रीज का ग्रुप जो है इसको I2U2 कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि I2U2 जो ग्रुप है वो किन 4 देशों का है। चारों ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, उसके बेसिस पर आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है नेम ऑफ इजराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, ठीक है। तो देखो इजराइल के पास एक बहुत ही खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब क्या होता है कि जब इजराइल की तरफ कहीं से भी गोले दागे जाते हैं या फायरिंग वगैरह की जाती है या बड़े बड़े गोले फेंके जाते हैं तो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, इन्होंने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना रखा है जो क्या करता है, उन गोलों को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि इजराइल की धरती पर गिरने ही नहीं देता। तो इजराइल की जो जमीन है वहां पर जो गोले बाहर देशों से आ रहे होते हैं या बाहर से कोई उन पर गोले दाग रहा होता है तो वो वहां पर गिरने ही नहीं देता है। तो वो वाला जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि इनके पास ही है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, आयरन डोम। डोम का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा गुंबद। डोम का मतलब क्या होता है, गुंबद। तो हम इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक इमेजिनरी गुंबद जैसा बना दिया, डोम बना दिया है। मतलब क्या होता है कि जैसे ही इजराइल की रेंज में, इजराइल का जो बॉर्डर है उसकी रेंज में अगर कोई भी क्या होगा, फायरिंग होगी उधर से, किस चीज की, गोले वगैरह की, या जो एक्सप्लोजिव्स है, ठीक है, गोले जब छोड़े जाएंगे दूसरी तरफ से, तोप से गोले छोड़े जाएंगे तो उनको वो हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा और वो इजराइल की जमीन पर नहीं गिरने देगा। तो आयरन डोम जो है वो उसका नाम है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है। इंटेलिजेंस एजेंसी का मतलब होता है जो खुफिया जानकारी इजराइल को देती है, इजराइल की आर्मी को देती है, सो दैट कि इजराइल की आर्मी उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाए। जैसे कि इंडिया के पास क्या रॉ है, ठीक है, IB है, तो रॉ हो गया, IB हो गया। जैसे इंडिया के पास इंटेलिजेंस एजेंसी ये वाली है, वैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसी जो आपकी इजराइल की है उसका नाम है मोसाद। और मोसाद को जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। यानी कि मोसाद का नाम इसलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये मतलब इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक मूवी है, वेब सीरीज बनी है। तो मोसाद इतनी ज्यादा खतरनाक है कि लाइक अगर इनको कोई भी टारगेट दिया जाए कि इस दुश्मन को इसको पकड़ के निकालना है तो ये कहीं से भी उसको पकड़ के निकालेंगे, ठीक है। तो मोसाद इसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब आ जाते हैं यहाँ पर अपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले टॉपिक पे। इस पर आपको 100% मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन दिखाई देगा ही देगा, कम से कम आपके पेपर में, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन होगा, हो सकता है 2 भी मिल जाए, हो सकता है 3 भी मिल जाए। इसलिए ये टॉपिक प्लीज अच्छे से पढ़ लो, इसके नोट जरूर बना लेना क्योंकि बाद में एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ठीक है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो आपका बनेगा ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जो 2024 में अभी दिए गए हैं, ठीक है, उसमें आपका अगर क्वेश्चन आता है कि बेस्ट फिल्म को, मतलब ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए कौन सी फिल्म को मिला है, यानी कि बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है, तो ओपनहाइमर, ठीक है। आपको पता होगा ओपनहाइमर अभी कुछ ही टाइम पहले आई थी, तो इस मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर्स अवार्ड में। उसके बाद अगर बात करें कि ऑस्कर्स अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सिलियन मर्फी के लिए दिया गया है, ठीक है। तो सिलियन मर्फी को दिया है। और ये जो सिलियन मर्फी है ये ओपनहाइमर में जिसने एक्टिंग करी है उसी के एक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है एमा स्टोन को। तो ऑस्कर अवार्ड जो है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसको मिला है, एमा स्टोन को। और किस मूवी के लिए मिला है, पुअर थिंग्स करके मूवी है, उस मूवी के लिए एमा स्टोन को जो है यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, कहां पर, ऑस्कर्स अवार्ड में।
उसके बाद बात करें बेस्ट डायरेक्टर की, तो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है ऑस्कर्स में वो क्रिस्टोफर नोलन को मिला और वो ओपनहाइमर मूवी के लिए ही मिला है। यानी कि क्रिस्टोफर नोलन ने जो है डायरेक्शन किसका मूवी का करा है, ओपनहाइमर का करा है, तो उसी मूवी के लिए यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का जो ऑस्कर अवार्ड है वो किसको मिला है, क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मिस वर्ल्ड 2024 कौन है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 जो है वो कौन है, अभी 2024 में डिक्लेयर हो चुके हैं मिस वर्ल्ड, तो इनका नाम है क्रिस्टीना सिस्कोवा। ठीक है, क्रिस्टीना सिस्कोवा ये इनका नाम है मिस वर्ल्ड 2024 का। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये सर्च करके बताना है कि क्रिस्टीना सिस्कोवा जो है ये कहां से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कहां से बिलोंग करती हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। और ये जो मिस वर्ल्ड आई थिंक डिसाइड जो हुई है, आई थिंक मुंबई में इसका जो है सेरेमनी हुई थी इस बार शायद, तो ये भी आप सर्च कर लेना कि मिस वर्ल्ड की जो सेरेमनी है वो कहां पर हुई थी, आई थिंक मुंबई में हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है एबल प्राइज 2024 किसे दिया गया है। अब एबल प्राइज क्या होता है, इसे आप कह सकते हो जो मैथ्स का नोबेल प्राइज होता है उसे हम एबल प्राइज कहते हैं, क्योंकि जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो आपके टोटल 5 फील्ड्स में दिए जाते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी, मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका क्या बोलते हैं आई थिंक मतलब उसके लिए पीस वगैरह के लिए हो गया। ठीक है, तो ये है कि एबल प्राइज जो होता है, मतलब आप कह सकते हो कि ये मैथ्स का नोबेल होता है। नोबेल प्राइज कभी भी मैथ्स वाले सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता, एबल प्राइज दिया जाता है मैथ्स के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कुछ काम करने के लिए। तो वो जो एबल प्राइज 2024 का दिया गया है वो किसको दिया है, मिशेल टैलेग्रैंड को। ठीक है, तो मिशेल टैलेग्रैंड इनको जो एबल प्राइज दिया गया है, और ये किस सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है, मैथ्स के लिए दिया जाता है। इसे हम मैथ्स का नोबेल भी कहते हैं, क्योंकि मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, उसकी जगह पर एबल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है प्रिट्जगर आर्किटेक्चर अवार्ड 2024 ये किसे दिया गया। ठीक है, तो आर्किटेक्चर आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है, तो प्रिट्जगर आर्किटेक्चर अवार्ड ये भी आपका इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। ये दिया गया है राइकन यामामोटो को, ये जापान के हैं। ठीक है, तो राइकन यामामोटो को जो है प्रिट्जगर आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट यहां पर अवार्ड है या ऑनर है, भूटान्स ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। ठीक है, ये क्या है, भूटान का एक बहुत बड़ा सम्मान है। भूटान का जो है एक बहुत बड़ा सम्मान है, जैसे कि इंडिया में आपका बहुत बड़े सम्मान कौन कौन से, जैसे कि भारत रत्न हो गया, ठीक है, या पद्म भूषण अवार्ड हो गया, या पद्म विभूषण हो गया, तो उसी तरीके से भूटान का भी एक बहुत बड़ा ऑनर है या अवार्ड है, जिसे हम भूटान्स ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो कहते हैं। और ये इस बार जो दिया गया है 2024 में वो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये यहाँ पर इंडिया का पार्टिसिपेशन आ गया, क्योंकि एक इंटरनेशनल कंट्री अगर आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कोई अवार्ड दे रही है तो इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, तो भूटान का जो ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो करके एक ऑनर है या अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी को मिला है। और ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पहले नॉन भूटानीज बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, भूटानीज की स्पेलिंग गलत हो गई है, BHU आएगा। ठीक है, तो नॉन भूटानीज यानी कि अभी तक ये वाला जो ऑनर मिलता था सिर्फ भूटान के लोगों को ही मिलता था, तो नरेंद्र मोदी जो है वो पहले नॉन भूटानी बन गए, यानी कि भूटान के बाहर किसी दूसरे देश के व्यक्ति बन गए जिनको ये ऑनर या सम्मान दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जो इंडिया में भारत रत्न दिया गया वो 5 लोगों को दिया गया है। अब गूगल पे आप ये सर्च करोगे कि वो कौन कौन 5 लोग हैं, ये आपका होमवर्क है। सारी चीजें मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद देखोगे कि 5 लोग वो कौन कौन से हैं, उनको याद करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, उसके बाद है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023, ये 2023 का अवार्ड है, ये अभी 2024 में नहीं मिला। तो देखो ऐसे भी अवार्ड मैंने इंक्लूड करें जो अभी 2024 में नहीं मिले, तो वो 2023 वाले काम आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये 2023 का, ये किसे दिया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। तो ये 2 लोगों को मिला है, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। तो 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2023 का, ये इन दोनों को मिला है। उसके बाद बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स की, तो ये फिल्म फेयर अवार्ड्स इंडिया में ही होते हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो बेस्ट फिल्म का टाइटल दिया गया है या बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो 12 फेल को मिला है। तो आपको पता होगा रिसेंटली अभी 12 फेल मूवी आई थी। ठीक है, तो 12 फेल को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, किसमें, फिल्म फेयर अवार्ड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 12 फेल जो मूवी है इसका डायरेक्ट किसने किया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके डायरेक्टर कौन है, विधु विनोद चोपड़ा। तो विधु विनोद चोपड़ा जो है 12 फेल के आपके क्या है, डायरेक्टर हैं। उसके बाद बात करें फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है आपके, ठीक है, ये फिल्म फेयर की स्पेलिंग भी थोड़ी सी गलत हो गई, FILM आएगा। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो है आपको बेस्ट एक्टर का अगर अवार्ड पूछा जाता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो रणबीर कपूर को मिला है। और किस मूवी के लिए मिला है, एनिमल मूवी के लिए मिला है। ठीक है, तो आपको पता होगा एनिमल मूवी भी रिसेंटली आई थी। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, रणबीर कपूर को, एनिमल मूवी के लिए। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को मिला है। अब किस मूवी के लिए मिला है वो आप खुद ढूंढ के बताओगे मुझे। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड रिपब्लिक डे 2024, यानी कि जो अभी गणतंत्र दिवस 2024 का हो चुका है, 26 जनवरी 2024 रिपब्लिक डे जो हुआ था, तो बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड, टैब्ल्यू का मतलब होता है जो झांकियां निकलती हैं, आपको पता होगा दिल्ली में क्या होता है, झांकियां निकाली जाती हैं और हर राज्य हर स्टेट जो अपनी अपनी झांकी निकालता है, तो वहां पर हर साल जो है बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड मिलता है, यानी कि सबसे अच्छी जो झांकी होती है उसका अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार के रिपब्लिक डे 2024 में बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड किस स्टेट को मिला है? ओडिशा को मिला है, यानी कि उड़ीसा की जो झांकी थी उसको मिला है बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड। और उस झांकी की जो थीम थी, ठीक है, उसकी जो थीम थी वो क्या थी? वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, ये उसकी थीम थी। तो थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस बार ओडिशा को जो रिपब्लिक डे में बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड मिला है उनकी थीम क्या थी? तो वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। ठीक है, तो अभी ये 2024 में शायद नहीं मिले, इसलिए 2023 की बात कर रहा हूं मैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये आपका सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, यानी कि स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर सबसे ऊंचा कोई सम्मान है इंडिया के लेवल पे तो वो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है। ठीक है, तो ये दो लोगों को दिया गया है, ये दिया है आपका सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दो लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे रांकी रेड्डी में डबल डी आ रहा है और शेट्टी में डबल टी आ रहा है, तो आप ध्यान रखना कि जिसके नाम में डबल करके लेटर्स आ रहे होंगे वो होंगे ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के होल्डर्स। ठीक है, तो 2023 के अवार्ड इनको मिले और ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है कि किस फील्ड के प्लेयर हैं, यानी कि कौन सा ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑनर्ड विद अर्जुना अवार्ड फॉर इक्विस्टेरियन। अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक पहली इंडियन वुमेन है जिसको अर्जुना अवार्ड दिया गया इक्विस्टेरियन के लिए। इक्विस्टेरियन का मतलब क्या होता है? घुड़सवारी, यानी कि घुड़सवारी जो आपका स्पोर्ट्स होता है उस स्पोर्ट्स के लिए पहली ऐसी भारतीय महिला कौन है जिनको अर्जुना अवार्ड दिया गया है। तो ये अभी 2024 में ही हुआ है। ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्जुना अवार्ड इक्विस्टेरियन के लिए पहली ऐसी वुमेन है किसको दिया गया? तो उनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है घुमाकर भी बना सकते हैं। जैसे ये बोलेंगे कि दिव्य कीर्ति सिंह हु वॉज ऑनर्ड, ठीक है, हु इज द फर्स्ट वुमेन हु इज ऑनर्ड विद अर्जुना अवार्ड फॉर 2024, ठीक है, फॉर इक्विस्टेरियन। तो ये कौन है, इनका नाम क्या है? या दिव्य कीर्ति सिंह हो गया, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि दिव्य कीर्ति सिंह जो है जिन्हें 2024 के लिए यहाँ पर अर्जुना अवार्ड मिला है वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? तो इक्विस्टेरियन वो जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पर आपके पास है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो होते हैं, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, इसमें जो है बेस्ट पिक्चर, ठीक है, ड्रामा के लिए इसमें जो अवार्ड दिया गया वो ओपनहाइमर को दिया गया। ठीक है, तो बेस्ट पिक्चर ड्रामा का जो अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में, ये ओपनहाइमर को ही दिया गया है। तो आपने अभी देखा था ऑस्कर भी इन्हें मिला है, गोल्डन ग्लोब भी अब इन्हें मिला है, और एक और आगे हम पढ़ेंगे जिसे हम बाफ्ता अवार्ड्स कहते हैं, वो भी इस मूवी को मिला है। ठीक है, उसके बाद है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। तो 2024 का जो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, क्योंकि ये भी इंटरनेशनल लेवल पे मिला है। तो मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, अगर ओडीआई उसमें नहीं लिखा होगा, खाली क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड लिखा होगा, तो उसका आंसर है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। ठीक है, तो उसका आंसर पैट कमिंस हो जाएगा। अगर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड बोला है तो विराट कोहली को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024। तो फीफा का जो मेंस प्लेयर अवार्ड मिला है 2024 के लिए वो लियोनेल मेसी को मिला है। ठीक है, उसके बाद एक और अवार्ड है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो 2023 का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड गया है इसरो को। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को गया है अवार्ड, और ये कौन सा अवार्ड है? इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, 2023 का। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। इसके अवार्ड हम देखेंगे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है, तो इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक्ट्रेस कौन सी है, मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? ये मिला है रानी मुखर्जी को। उसके बाद है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है इसी फिल्म फेस्टिवल में? संदीप रेड्डी वांगा। ये संदीप रेड्डी वांगा कौन है? ये डायरेक्टर है आपके एनिमल मूवी के। ठीक है, ये किसके डायरेक्टर हैं? एनिमल मूवी के। तो इनको जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया।
उसके बाद बात करें बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स 2024, ठीक है। तो बाफ्टा अवार्ड जो है ये ब्रिटिश अकेडमी देती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ऑस्कर होता है वैसे आपका बाफ्टा भी होता है। तो बाफ्टा अवार्ड जो है 2024 के लिए ओपनहाइमर को मिला है। और यहां पर अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बाफ्टा अवार्ड्स में जो है बेस्ट एक्टर को किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस को कौन सा मिला है, या बेस्ट डायरेक्टर को कौन सा मिला है, तो वो सारे अवार्ड्स आपके बिल्कुल ऑस्कर वाले हैं। यानी कि ऑस्कर में जिसको मिला है बेस्ट एक्टर का, बेस्ट मूवी का, बेस्ट एक्ट्रेस का और बेस्ट डायरेक्टर का, वही सेम पर्सन को जो अवार्ड यहां पर बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। जैसे बेस्ट मूवी के लिए ओपनहाइमर को बेस्ट एक्टर हमने देखा था कौन था, सिलियन मर्फी था वहां पर, ठीक है, ऑस्कर में। उसी तरीके से बाफ्टा भी आपको बेस्ट एक्टर किसके लिए मिला है, सिलियन मर्फी को मिला है। और अगर ये पूछेंगे बेस्ट डायरेक्टर तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, यहां पर भी और वहां पर भी, ऑस्कर में भी। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए बोलेंगे तो एमा स्टोन को मिला है, किसके लिए, पुअर थिंग्स मूवी के लिए। तो बाफ्टा और ऑस्कर अवार्ड सेम पर्सन को दिए गए हैं, सेम कैटेगरी में, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर ग्रैमी अवार्ड्स पे, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के जो हो चुके हैं, इसमें जो है एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है, एल्बम ऑफ द ईयर। ग्रैमी अवार्ड्स में अलग अलग कैटेगरी होती है। पहली है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मिडनाइट्स को। तो मिडनाइट्स करके एल्बम है, और ये किसकी एल्बम है, टेलर स्विफ्ट की। टेलर स्विफ्ट कौन है, सिंगर है। तो ग्रैमी अवार्ड्स बेसिकली आपका म्यूजिक से रिलेटेड जो फील्ड होती है उसमें दिए जाते हैं। तो मिडनाइट्स करके एक एल्बम है जिसके लिए ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है, एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड ग्रैमी का दिया गया है। और ये किसकी आपकी वो है एल्बम, ये टेलर स्विफ्ट की है। अब अगर बात करें कि ग्रैमी अवार्ड्स में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी में किसको मिला है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी में अवार्ड किसको दिया गया है, तो फ्लावर्स को दिया गया है। तो फ्लावर्स करके लाइक एक पूरा रिकॉर्ड है, एक पूरी एल्बम है जिसको किसने कंपोज किया है, मिली साइरस ने किया है, ठीक है। अब बात करें कि ग्रैमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये एक सॉन्ग है जिसको सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। अब ये वाला जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है, ये भी आपका ग्रैमी अवार्ड्स के अंडर ही दिया गया है, और ये शक्ति बैंड को दिया गया। अब ये जो शक्ति बैंड है ये इंडिया का है। शक्ति बैंड जो है इंडिया के दो लोगों का है, मतलब ग्रुप है। कौन कौन, शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन। तो शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन का जो बैंड है शक्ति बैंड, इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है। कहां पर, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 की सेरेमनी में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर वाटर वॉरियर सिटी का जो ऑनर है या जो इसका टाइटल है वो किस जगह को दिया गया या किस प्लेस को दिया गया, तो नोएडा। तो नोएडा को जो है वाटर वॉरियर सिटी का जो टैग है वो इस बार दिया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, 9th गवर्टेक, ठीक है, गवर्नमेंट टेक प्राइज किस कंट्री को दिया गया है। ये जो है ये अलग अलग देशों को दिया जाता है। तो अभी क्या है, इंडिया जो है वो आपकी ऐसी कंट्री बन गई है जिसको 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज दिया गया है, ठीक है। और किसके लिए दिया गया है, इनका एक वो था प्रोजेक्ट था आई रास्ते करके। आई रास्ते करके इंडिया का एक प्रोजेक्ट था जिसको 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज दिया गया है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, तो इंडिया को ये जो प्राइज है वो दिया गया है। इसलिए ये वाला प्राइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर इंडिया का पार्टिसिपेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। तो अभी देखो 2024 का तो नहीं आया है, 2023 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किसे दिया गया है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया है, ठीक है। तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ये क्या है, ये ऑथर है, ठीक है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, टाइम शेल्टर करके बुक लिखी है। तो टाइम शेल्टर इनकी बुक है, इनको दिया गया है। और 2022 का मैं बता दूं वो एक इंडियन को दिया गया था, और वो किसके लिए दिया गया था, टॉम ऑफ द सैंड को दिया गया था, ठीक है। तो टॉम ऑफ द सैंड जो है वो उनको दिया गया था, टॉम ऑफ द सैंड को। तो टॉम ऑफ द सैंड जो वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी आपकी क्या बोलते हैं, गीतांजलि श्री करके उनका नाम है ऑथर का। तो गीतांजलि श्री ने जो है वो लिखी थी आपकी टॉम ऑफ द सैंड। तो वो 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन्होंने जीता था, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उससे भी शायद क्या पता ये क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का टॉम ऑफ द सैंड को मिला है, और वो किसने लिखी थी, गीतांजलि श्री ने। और 2023 में किसने जीता है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने जीता है। और किसके लिए जीता है, टाइम शेल्टर अपनी बुक के लिए जीता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं जो कि अवार्ड से रिलेटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि अवार्ड्स का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आएगा, ठीक है। तो अवार्ड्स के क्वेश्चन के लिए आप बस इतना कर लो। मुझे लगता है कि यहाँ से 100% आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो दिखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है जो भी बाकी के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि बाकी जो पार्ट्स आएंगे इस सीरीज के उसके अपडेट आपको मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।